हाय एवरीवन, आई होप दैट कि आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड वेलकम टू विद्या सेतु। स्टार्ट करते हैं। समझने की कोशिश करेंगे कि फंडामेंटल राइट पहले होते क्या हैं, ठीक है। वाई द नेम इज़ फंडामेंटल राइट। उसके बाद हम लोग ये समझेंगे कि इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी, है ना। फिर हम आर्टिकल सारे सीखेंगे 12 से 35 तक, ठीक है। तो सबसे पहले ये ज़रूरत है कि हमको ये समझने की ज़रूरत है कि फंडामेंटल राइट ये नाम ही क्यों पड़ा। तो तुम यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे एक वर्ड लिखा है दैट इज़ फंडामेंटल, है ना। तो हमको तो ये समझ में आना चाहिए सबसे पहले कि वाई द नेम इज़ फंडामेंटल। सो जैसे फॉर एग्जांपल किसी देश में तुम जाते हो, ठीक है, और उस देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना, एक रूल बुक होती है, दैट इज़ अ रूल बुक। या इसको तुम बोल सकते हो दिस इज़ अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज़ अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट। इसके बेसिस पे ये कंट्री जो है रन होती है ना, यानी कि कंट्री चलती है। नाउ समझने वाली बात तो यहाँ पे ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, किसी भी देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जिस किताब से वो देश चल रहा होता है, कुछ ना कुछ इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट का भी फंडामेंटल होगा, इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट का भी फंडामेंटल होगा, है ना। अब इसका फंडामेंटल क्या होगा, हम इसके ऊपर बात करते हैं। तो जो भी लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई समथिंग एक्स वाई जेड चीज़ है जो इस देश के कानून का या रूल बुक का या उस किताब का जो फंडामेंटल है, उसको हम बोलेंगे द फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट, क्योंकि उस देश के जो सिटीजन्स के जो राइट्स हैं उनके लिए ये बुक बनाई गई है, और उन्हीं का जो ये राइट है उसी के फंडामेंटल को हम यूज़ करेंगे इस देश के आधार से, इस कॉन्स्टिट्यूशन के आधार को रखने के लिए। सो फॉर दैट रीज़न वी विल से कि ये जो उस देश का जो फंडामेंटल है उस किताब का, दैट इज़ फंडामेंटल राइट। और इसीलिए इस किताब का नाम पड़ता है इस टॉपिक का नाम पड़ता है फंडामेंटल राइट, है ना। तो फंडामेंटल राइट, आई होप दैट कि आपको ये समझ में आया होगा कि इसका मतलब क्या होता है। नाउ एक चीज़ ये समझो कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं फंडामेंटल राइट की बात करूं और मैं बात ना करूं एब्सोल्यूट फ्रीडम की, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना। एब्सोल्यूट फ्रीडम की बात होनी ही चाहिए। अब एब्सोल्यूट फ्रीडम सर क्या है? एब्सोल्यूट फ्रीडम होने का मतलब ये हुआ कि तुम पूरी तरीके से फ्री हो। मतलब ये यू हैव 100% फ्रीडम, यू हैव 100% फ्रीडम। 100% फ्रीडम होने का मतलब ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल तुम चले गए किसी XYZ कंट्री चले गए, ठीक है, और वहाँ पे 100% फ्रीडम है। यानी कि वहाँ पे तुम किसी को भी किल कर सकते हो, यू कैन किल एनीवन, यू कैन मर्डर एनीवन, है ना। सो ये चीज़ें तुम वहाँ पे कर सकते हो बिकॉज वहाँ पे 100% फ्रीडम है। वहाँ पे क्या है? 100% फ्रीडम। तो 100% जो फ्रीडम होती है दैट इज़ कॉल्ड द एब्सोल्यूट फ्रीडम। और ये फ्रीडम होनी नहीं चाहिए, है ना। ये फ्रीडम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये फ्रीडम होती है तो उससे उस देश में बहुत ही ज़्यादा अशांति फैल जाएगी, बहुत ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब हो जाएगी। तो जब हम लोग आज़ाद हुए थे, लेट्स से मैं बात करता हूँ 1215 की, तो 1215 में एक किंग जॉन करके थे जो यूके के किंग थे। उन्होंने पहली बार मतलब थोड़े बहुत राइट्स दिए थे, तो वहाँ से ये चीज़ आई है। नाउ जैसे फॉर एग्जांपल मैं एब्सोल्यूट फ्रीडम की अभी बात करता हूँ, तो अगर मैं यहाँ से बोलूँ कि तुम्हारा राइट है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये 100% तुम्हारे राइट हैं, ठीक है, दिस इज़ एब्सोल्यूट फ्रीडम तुम्हारी। लेकिन इसमें से कुछ चीज़ें होंगी वो तुमको घटानी पड़ेंगी। क्या घटानी पड़ेंगी? जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुमसे बोलूँ कि बंदूक नहीं चला सकते, किसी को मार नहीं सकते, लॉ एंड ऑर्डर नहीं ख़राब कर सकते, ये चीज़ें तुम नहीं कर सकते, समझ रहे हो। तो इनको मैं माइनस कर दूं, तो मैं मान के चलता हूँ कि 30% अगर तुम्हारी मैं फ्रीडम ये वाली माइनस कर दूं जो निगेटिव फ्रीडम है, तो क्या तुम्हारी जो फ्रीडम ये जो बचेगी, ये एक तुम्हारी फंडामेंटल राइट वाली फ्रीडम हो जाएगी। एब्सोल्युटली। तो किया क्या जाता है इसमें कि जो 100% तुम्हारी जो फ्रीडम थी उसको मैंने हटा दिया 30% फ्रीडम से। तो जो फ्रीडम हमारी बच गई, जो फ्रीडम हमारी बच गई उसी को हमने बोला कि ये हमारे राइट्स हैं, ठीक है। तो दीज आर योर फंडामेंटल राइट। तो अब ये जो 30% की मैं जब बात करता हूँ, जब मैं 30% की बात करता हूँ, तो ये 30%
जैसे फॉर एग्जांपल कोई लेट्स से कोई सोसाइटी है ना, देयर इज़ अ सोसाइटी, ये एक सोसाइटी है, इस सोसाइटी में चुन्नू मुन्नू बहुत सारे लोग ऐसे टाइप के रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल इतने सारे अगर लोग रहते हैं तो एक प्रॉब्लम तो ये होगी कि अगर 100% फ्रीडम है तो यहाँ पे बहुत अव्यवस्था होगी। मैंने 30% की फ्रीडम माइनस कर दी तो ये लोग शांति सुकून से अब रह पाएंगे। बट ये जो 30% फ्रीडम जो मैंने इनकी माइनस कर दी, इसको कोई अप्लाई करने के लिए भी तो होना चाहिए। ये जो 30% फ्रीडम है इसको कोई अप्लाई करने के लिए भी होना चाहिए। तो ये 30% जो फ्रीडम अप्लाई करने के लिए जो लोग होंगे उसको क्या बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इसी में से कुछ ऐसे लोग हमने निकाल दिए जो लेट्स से कोई पुलिस बन गया, है ना, कोई पॉलिटिशियन बन गया, कोई लेट्स से फॉर एग्जांपल ईडी में चला गया, कोई इनकम टैक्स में चला गया। इसी तरीके की हमने एक व्यवस्था बनाई जिसको हमने बोला गवर्नमेंट, है ना, इसको हमने बोला गवर्नमेंट। इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। गवर्नमेंट इसको नहीं बोला, इसको हमने बोला स्टेट, इसको हमने बोला स्टेट, है ना, स्टेट का पार्ट है गवर्नमेंट, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई। नाउ जो स्टेट की जब मैं बात करता हूँ तो तुमको ये पता होना चाहिए कि स्टेट के अंदर फिर 3 चीज़ें आएंगी। एक तो तुम्हारी जुडिशरी आएगी, एक तुम्हारा एग्जीक्यूटिव आएगा, एक तुम्हारा लेजिस्लेचर आएगा, ठीक है, यानी कि कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, ठीक है। अब ये 3 चीज़ें आएंगी और तीनों का जो फंक्शन होगा वो अलग अलग होगा और तभी ये सोसाइटी चल पाएगी, समझ लो, तभी ये सोसाइटी चल पाएगी। तो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट साइन होना चाहिए, है ना, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट साइन होना चाहिए। उसमें ये लिखा होना चाहिए कि ये तो 30% फ्रीडम जो मैंने माइनस करी है वो ये है, इसके आगे स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगा। क्योंकि सिटीजन्स जो होंगे वो बोलेंगे कि मुझे मेरे राइट्स बढ़ा दो, स्टेट का क्लेम होगा कि नहीं मुझे कंट्रोल ज़्यादा करना है। तो सिटीजन्स बहुत परेशान हो जाएंगे अगर उनको क्लियर बाउंड्री नहीं पता होगी, अगर उन्हें क्लियर बाउंड्री नहीं पता होगी। अगर उनको क्लियरली पता होगा कि दिस इज़ आवर बाउंड्री, यहाँ के आगे, इस बाउंड्री के आगे यहाँ पे पुलिस नहीं आ सकती, दिस इज़ द बाउंड्री, है ना। जैसे आर्टिकल 21 तुमको दे रखा हुआ है, राइट टू प्राइवेसी है, तुम कुछ भी करो अपने कमरे में, है ना, वहाँ पे आपको पुलिस आके डिस्टर्ब नहीं कर सकती। बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुम्हारे फंडामेंटल राइट्स हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे क्या किया गया कि डिफाइन कर दिया जाए, दैट इज़ अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, एक डिफाइन कर दिया जाए, है ना, तभी तो तुमको पता होगा कि यहाँ तक चलो पुलिस नहीं आएगी, समझ रहे हो। तो लॉ क्या होता है, जैसे मैं जब लॉ की बात करता हूँ, जो लॉ होता है ना वो क्लियर होना चाहिए, है ना, दिस मस्ट बी क्लियर एंड रिटन फॉर्मेट में होना चाहिए, वर्बल नहीं होना चाहिए, क्लियरली रिटन होना चाहिए, है ना। इस रूल बुक में लॉ कभी भी एम्बिगुअस नहीं हो सकता, है ना, लॉ कभी भी एम्बिगुअस नहीं हो सकता, लॉ कभी भी आर्बिटरी नहीं हो सकता, यानी कि तुम कंफ्यूजन में लेके उसको नहीं बैठ सकते, है ना। तो पॉलिटी में दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट कि जो लॉ होना चाहिए दैट मस्ट बी क्लियर, दैट मस्ट बी रिटन, शुड नॉट बी एम्बिगुअस एंड शुड नॉट बी आर्बिटरी। क्योंकि उससे क्या होता है फिर लोग यानी कि पीपल सफ़र करेंगे, पीपल सफ़र करेंगे। द रीज़न इज़ क्योंकि पुलिस को उसके अधिकारों का जो गलत इस्तेमाल है वो आराम से कर पाएगी। ये मैं डाल दूंगा तुम्हारे टेलीग्राम चैनल पे। तो आई होप दैट आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी, है ना। तो स्टेट का क्लेम क्या रहता है कि मैं कंट्रोल करना चाहता हूँ, धीरे धीरे हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर आ गया जैसे इंदिरा गांधी जैसा, और वो फिर से बोल रहा है कि जो 100% जो है ये और ये 30% है, ये बोलेंगे कि इस 30% को बढ़ा दिया जाए, माइनस करोगे तब तुम्हारा 70% बचेगा। जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा ये जो है घटता जाएगा जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा तैसे तैसे ये घटता जाएगा, और जैसे जैसे घटता जाएगा जो लोग होंगे वो सफ़र करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो आई होप दैट आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो आज तुमको फीलिंग आई होगी कि ज़रूरत क्यों है फंडामेंटल राइट्स की। तो फंडामेंटल राइट्स सर सबसे पहले किसने दिया, सबसे पहले 1200 की मैं बात कर लेता हूँ। 1215 में एक किंग थे, किंग जॉन यूके के किंग थे। इन्होंने बेसिक राइट दिए थे, है ना, बेसिक राइट दिए थे कि
थोड़े बहुत जैसे फॉर एग्जांपल बोलने वोलने के बारे में था, है ना। तो यहाँ से एक लीगल शुरुआत हो गई थी, मतलब एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट साइन हुआ था, है ना, कि अब ये तुम्हारे राइट्स हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता था लोगों को। तो तब तक क्या था कि किंग जो है वो, किंग इज़ द लॉ, किंग लॉ था। किंग ने अगर कोई लॉ बना दिया तो वही तुम्हारा चलता था। तो इसको हम बोलते थे, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे रेक्स लेक्स, इसको हम बोलेंगे रेक्स लेक्स, यानी कि किंग इज़ द लॉ। बट जब हमको राइट मिले 1215 में, हमको मतलब नहीं, मतलब वहाँ के लोगों को, तो ये हो गया लेक्स रेक्स, दैट इज लॉ इज द किंग ऑफ किंग्स। तो आई होप दैट आपको समझ में आ गया होगा। नाउ एक चीज़ तुमको ये समझनी है कि जो अमेरिका है जैसे, है ना, तो अमेरिका में फंडामेंटल राइट्स अमेंडमेंट करके डाला गया था, है ना। 10 अमेंडमेंट हुए थे, उसके बाद में फंडामेंटल राइट डाला गया था। हमारे देश में ऐसा नहीं था। हमारे देश में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो ऑलरेडी इसको डाला गया था। वहाँ पे बिल ऑफ राइट्स करके डिमांड हुई थी, उसके बाद में 10 अमेंडमेंट हुए थे लगभग, आई थिंक, है ना। एग्जैक्टली मुझे नहीं याद है, बट 10, शायद 10th अमेंडमेंट में फंडामेंटल राइट डाला था, एक बार चेक कर लेना। तो यूएसए में बाद में मतलब बाद में डाला गया था। बट हमारे यहाँ जब फंडामेंटल राइट्स की बात हुई थी, तो क्योंकि हम ब्रिटिशर्स के द्वारा इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट हो चुके थे कि हमें क्लियर बाउंड्री पता ही होनी चाहिए थी, है ना। तो बी आर अम्बेडकर जी उस टाइम जो लॉ मिनिस्टर थे, बाकी जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स थे, उन्होंने फंडामेंटल राइट को उसी तक टाइम डाल दिया था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मैंडेटरी चीज़ थी, नेसेसिटी था बेसिकली हमारा। तो एक चीज़ तो तुमको ये समझ में आनी चाहिए कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने तुमको फंडामेंटल राइट दे दिए, मैंने बोला कि ठीक है भैया ये तुम्हारे फंडामेंटल राइट हैं, तुमने बोला ठीक है सर, तुम ये कर लेना वो कर लेना, आर्टिकल 12 13 14 15 16 17 18 19 सारे दे दिए। मैंने कहा फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तुम बोल सकते हो, तुम असेंबली बना सकते हो, तुम कोई प्रोफेशन चूज़ कर सकते हो, है ना, तुम डांस कर सकते हो, तुम पत्थर की पूजा कर सकते हो, तुम खुद को भगवान मान सकते हो, तुम खुद को नास्तिक मान सकते हो, दीज आर योर फंडामेंटल राइट्स। तुमने बोला ठीक है सर, बट द प्रॉब्लम इज़ दैट कि अगर ये वायलेट हो जाए सर, मतलब कोई ऐसा आके बोले कि तुम क्रिश्चियन जो धर्म है उसको आप नहीं अपना सकते, बस तुम्हारी मर्जी है ना। तो कोई गारंटर होना चाहिए, देयर मस्ट बी समवन जो गारंटी ले, है ना, कोई गारंटी ले कि भैया तुम्हारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सुरक्षित हैं यानी कि जस्टिसिएबल हैं, जस्टिसिएबल हैं। तो फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसिएबल, मतलब ये कि ये अगर वायलेट होते हैं, यानी कोई तुम्हारे फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है, एब्रिज करता है, कॉन्ट्राविजन करता है ना नोबडी कैन वायलेट, एब्रिज एंड कॉन्ट्रावीन योर फंडामेंटल राइट्स। अगर ये कोई भी करता है तो तुम कोर्ट जाओ, है ना, कोर्ट इज़ द गारंटर। ये तुम्हारे जो भी फॉर एग्जांपल कोई लॉ पास होता है तो उसको नल एंड वॉइड कर देगा। तो गारंटर कौन है, कोर्ट जो है गारंटर है, दैट इज द फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसिएबल। जस्टिसिएबल होने का मतलब है कि तुम्हारे जो राइट्स हैं वो गारंटी में हैं, ठीक है, उनको तुम कोई भी का मतलब मैंने बोल रहा हूँ जब, तो इसका मतलब है स्टेट की मैं बात कर रहा हूँ, तुम्हारे घर वाले नहीं। लेट्स से फॉर एग्जांपल तुम्हारे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे तुम्हारे घर वाले रोक लगा रहे हैं, दैट इज़ नॉट अ वायलेशन, दैट इज़ नॉट द एब्रिजमेंट, दैट इज़ नॉट द कॉन्ट्रवेंशन, है ना। वो स्टेट के द्वारा होना चाहिए, पुलिस ईडी कांस्टेबल जो भी ये सब होते हैं। जैसे कल को तुम आईएएस आईपीएस या जिससे तुम एसडीएम बन जाते हो, या फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाते हो, एक्साइज में चले जाते हो, कांस्टेबल बन जाते हो, हवलदार बन जाते हो, तुम कुछ भी बन जाते हो, यू आर अ पार्ट ऑफ द स्टेट, है ना। तो आई होप दैट आपको समझ में आ गई होगी। नाउ जब मैं बात करता हूँ फंडामेंटल राइट की, सो दिस इज़ अ बेसिक थिंग जो तुमको समझ में आनी चाहिए, सो दैट तुमको फंडामेंटल राइट बेसिकली समझ में तो आए कि भैया फंडामेंटल राइट होता क्या है। नाउ एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पे मैं लेता हूँ तो इतनी बात तुमको समझ में आ गई होगी। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल्स।
तो मैंने तुमको बताया कि सबसे पहले क्या होना चाहिए, जो 30% जो फ्रीडम फ्रीडम तुम्हारी छीनी गई है वो अप्लाई कौन करेगा, स्टेट। तो स्टेट कौन है तुम ये भी तो पूछोगे। तो ये जो सोसाइटी मैंने बनाई थी, दिस इज़ अ सोसाइटी, यहाँ पे चुन्नू मुन्नू टाइप के लोग रहते हैं, ठीक है। अब ये चुन्नू मुन्नू टाइप के जो लोग रह रहे हैं यहाँ पे, तो एक चीज़ तो ये भी तुमको देखनी पड़ेगी ना कि ये चुन्नू मुन्नू में से ही तो कुछ लोग होंगे जो ये 30% तुम्हारी फ्रीडम लेके जाएंगे। तो ये प्रॉपरली डिफाइन भी तो होना चाहिए, क्योंकि मैंने तुमको क्या बोला, मैंने बोला लॉ शुड बी क्लियर, क्लियरली रिटर्न होना चाहिए, ये नहीं कि हवा हवाई चल रहा हो। तो तुमको इस स्टेट को डिफाइन भी तो करना पड़ेगा। तो आर्टिकल 12 जो है, आर्टिकल 12 उसमें सबसे पहले यही किया गया कि 12 से 35 फंडामेंटल राइट बनाएंगे पार्ट 3 में, है ना। और इसमें स्टेट को क्लियरली डिफाइन कर दिया। अब मैं जब बोलता हूँ स्टेट को क्लियरली डिफाइन कर दिया, तो क्लियरली डिफाइन है, एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लेना इसको पे कहीं पे, एक एक वर्ड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं लिखने के लिए क्यों क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि तुमको फिर याद हो जाएगा। सबसे पहले सबसे पहले जब मैं स्टेट की बात करता हूँ तो इसका मतलब होता है राज्य, राज्य वाला नहीं, वो तुम्हारे जैसे मणिपुर और ये तुम्हारे यूपी बिहार छत्तीसगढ़ है ना, ये हो जाएंगे। राज्य की बात कर रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले आ जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या है, स्टेट है, ठीक है। सर पार्लियामेंट क्या है, पार्लियामेंट एक स्टेट है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, है ना। थर्ड क्या हो सकता है, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट क्या है, दिस इज स्टेट्स, यहाँ पे लगाऊंगा, दिस इज ऑल्सो दी स्टेट है, स्टेट है, समझ रहे हो, ये स्टेट है। लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट, लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। फिफ्थ में क्या आ सकता है, एनी, क्योंकि सबको तो मैं लिख नहीं सकता, है ना। एनी अदर, अदर लोकल अथॉरिटी जो इंडिया के अंदर हो, ठीक है, और इंडिया के अंदर हो और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंट्रोल में हो। इसमें ये भी आ सकता है कि जैसे फॉर एग्जांपल एक प्राइवेट एंटिटी है ना, हालांकि ये तुमसे पूछा नहीं जाएगा, बट एक कोई प्राइवेट एंटिटी है, एंड दिस प्राइवेट एंटिटी ये जुड़ी हुई है लेट्स से किसी एक गवर्नमेंट कंपनी से, है ना, गवर्नमेंट कंपनी है लेट्स से, एंटिटी है जो भी बोल लो, और इसके लिए काम कर रही है, फॉर दैट पीरियड ये भी गवर्नमेंट में ही कंसीडर करी जाएगी, यानी कि उस टाइम के लिए ये भी एक स्टेट होगी। ये क्या होगी, स्टेट होगी। ये तुम्हारे फंडामेंटल राइट्स को एब्रिज नहीं कर पाएंगे। ओके सर। बट सर मैंने बचपन में पढ़ा था कि स्टेट होता है जुडिशरी, स्टेट होता है लेजिस्लेचर, स्टेट होता है एग्जीक्यूटिव, और आप पढ़ा रहे हो पार्लियामेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लेजिस्लेशन ऑफ द स्टेट, एनी अदर लोकल अथॉरिटी विद इन द इंडिया और अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये सब स्टेट हैं। जी हाँ, दिस इज अकॉर्डिंग टू द मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस स्पेलिंग देख लेना, हो सकता है थोड़ा गलत लिख दिया मैंने। मॉन्टेस्क्यू के अनुसार एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, ये तीन चीज़ें स्टेट होती हैं, ठीक है। तो सर क्या मॉन्टेस्क्यू गलत था जो आपने पढ़ाया, गलत नहीं है। समझ रहे हो, मॉन्टेस्क्यू गलत नहीं है, उसने 3 ऑर्गन बताए हैं। क्या बताए हैं, 3 ऑर्गन बताए हैं, ठीक है। तो सर जुडिशरी भी पार्ट है, बिल्कुल। कैसे, ये है तुम्हारी लेजिस्लेचर और ये है तुम्हारे एग्जीक्यूटिव, ये तुम्हारे फंडामेंटल राइट को क्या करते हैं, वायलेट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पुलिस तुमको फालतू में उठा उठा के पटक रही है ना, तो ये क्या कर सकता है, कॉन्ट्रवीन, मतलब ये कॉन्ट्रवीन कर रहा है, क्योंकि तुम्हारे फंडामेंटल राइट को तुम जाओगे कोर्ट जो है पुलिस की वर्दी उतार देगी, वो चाहे एसडीएम हो, डीएम हो या कोई भी हो, क्योंकि योर फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटेड, है ना। तो देर इज समथिंग कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, है ना, देर इज समथिंग कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। अब जब मैं नेचुरल जस्टिस की मैं जब बात करता हूँ, द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, तो नेचुरल जस्टिस, द नेचुरल जस्टिस,
ये एक ऐसी चीज़ है, वो ये कहती है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुमको एग्जांपल समझाता हूँ, ये ए पॉइंट है, दिस पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट सी। ये पॉइंट नहीं है, पर्सन है, 3 पर्सन है और ये आपस में लड़ाई कर लेते हैं, मतलब 2 लड़ाई कर लेते हैं, ये 2 लड़ाई कर लेते हैं और ये बड़ा है, ठीक है, लेट्स से ये पर्सन बड़ा है सी वाला, ए बी आपस में खूब लड़ाई करते हैं, मारपीट करते हैं, ठीक है। बट जो सी था, सी बी का बहुत अच्छा दोस्त है, सी जो है बी का बहुत प्यारा दोस्त है। ये दोनों आते हैं इसके पास और इनसे बोलते हैं कि बताओ कौन गलत कौन सही, कौन गलत कौन सही। नाउ द प्रॉब्लम इज दैट कि क्योंकि ये इसका फ्रेंड है तो ये बायस्ड होगा। ये क्या होगा? बायस्ड होगा। ये किसको ज़्यादा फेवर करेगा? इसको फेवर करेगा, इसकी गलतियों को नज़रअंदाज करके इसको सज़ा देने की कोशिश करेगा। नाउ तुम ये कहोगे सर स्टेट का ही पार्ट है जुडिशरी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव। इसको तुम ऐसे समझ लो कि ये तुम दोनों भाई बहन हो, ये पापा हैं, पापा जो हैं तुम्हारे वो बहन को ज़्यादा प्यार करते हैं। तुम लड़ाई करके जाओगे, पापा ने तुमको 2 रख दिया, ठीक है, 2 मारे तुमको, तो पापा क्योंकि बायस्ड हैं, पापा जज हैं, पापा जज हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे इसके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं। मतलब ये कि जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है वो फॉलो नहीं हो रहा है। मतलब होना क्या चाहिए था सर? होना ये चाहिए था कि ये ए था, ये बी था, ये आपस में लड़े थे, ये कोई सी एक ऐसी बॉडी होनी चाहिए थी, ये एक ऐसी बॉडी होनी चाहिए थी जो नॉन इंटरेस्टेड हो इस चीज़ में, नॉन बायस्ड हो। हमको तुमसे लेना देना नहीं है, जो सही है वो सही है, वो गलत है गलत है। मतलब ये सर बात हो रही थी एक घर की, है ना, ये बात हो रही थी एक घर की। अब हुआ क्या कि ये एक दूसरे घर में गए हैं और वहाँ पे यहाँ पे जज बन के बैठा हुआ है कोई दूसरा पर्सन, तो वो अनइंटरेस्टेड बोल सकते हो, है ना, अनइंटरेस्टेड एंड नॉन, मतलब वो बायस्ड नहीं होगा, दैट इज अनइंटरेस्टेड एंड अनबायस्ड, है ना, अनबायस्ड ही होगा ना, अनइंटरेस्टेड एंड अनबायस्ड होगा, तभी प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो होगा। तभी क्या होगा? प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो होगा। आई होप दैट यू गॉट माई पॉइंट। नाउ द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जब फॉलो होगा तभी तुमको सही से न्याय मिल पाएगा, अदरवाइज तुमको न्याय नहीं मिलेगा। सर ये क्यों पढ़ा रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं तुमको ये पढ़ा रहा हूँ कि जो स्टेट है एक घर है और स्टेट के घर के 3 बेटे हैं, दैट इज जुडिशरी, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। तो सर अगर लेजिस्लेचर और अगर एग्जीक्यूटिव ये दोनों किसी एक सिटीजन के जो राइट्स हैं उनको वायलेट करे तो लोग आते हैं जुडिशरी के पास, बट जुडिशरी भी देखो एक ही घर में रहती है, तो इसका मतलब ये बायस्ड हो गई। इसका मतलब सर स्टेट के जो 3 पार्ट आपने बताए हैं ना, मॉन्टेस्क्यू की जो डिफिनीशन है वो गलत है। मॉन्टेस्क्यू ने तुमको गलत बता दिया। समझ में आया मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? मॉन्टेस्क्यू ने तुमको गलत बताया क्योंकि जो थर्ड पार्टी होनी चाहिए वो अनइंटरेस्टेड एंड अनबायस्ड होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? एंड द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये तीनों के तीनों एक ही घर के पार्ट हैं। तो यहाँ पे फंडामेंटल राइट अगर वायलेट होते हैं तो प्रॉब्लम ये आती है कि जो जुडिशरी है वो अनइंटरेस्टेड एंड अनबायस्ड नहीं हो पाएगी। तो क्या होना चाहिए सर? इसका मतलब ये हुआ, जब बैठ के जो भी संविधान बना रहे थे जो भी लोग, उन्होंने सोचा कि इसका क्या सोल्यूशन निकाला जाए, तो बोले अच्छा एक काम करते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्योंकि फॉलो नहीं होगा तो 2 चीज़ करते हैं। बोले क्या? 2 चीज़ें होती हैं, एक तो तुम्हारा एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन हो रहा होता है ना, और एक होता है जुडिशियल काम, एक होता है जुडिशियल काम। 2 चीज़ें होती हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन और एक जुडिशियल काम हो रहा है। जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव काम की मैं बात कर देता हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट को ओथ दिलानी है, प्रेसिडेंट को ओथ दिलानी है, दिस इज़ अ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क,
है ना, दिस इज अ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। ज़रूरत है किसकी, सीजेआई की, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आना ही पड़ेगा उसको, है ना। तो फॉर इन दैट केस जो जुडिशरी होगी उस समय काम कर रही होगी स्टेट के साथ, यानी कि वो स्टेट है। बट द मोमेंट वो जुडिशियल फंक्शन को फॉलो कर रहा होगा, यानी कि जो जुडिशियल फंक्शन हो रहा होगा उस टाइम ये काम नहीं करेगी स्टेट के साथ, ये एक अलग बॉडी की तरीके से ट्रीट की जाएगी स्टेट से। दिस इज कॉल्ड द नेमो इंडेक्स इन काजासुआ। नो मैन शैल बी अ जज इन हिज ओन कॉज और द डिसाइडिंग अथॉरिटी मस्ट बी impartial and without bias. That is called nemo iudex in casa sua. Nobody, no man shall be the judge in his own cause or in the deciding authority must be impartial and without bias. आई होप दैट आपको आर्टिकल 12 बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आर्टिकल 12 मैंने तुमको समझा दिया कि स्टेट क्या क्या हो सकता है, क्या क्या इसमें प्रॉब्लम्स हैं। अब यहाँ इसको लेके बैठ के तुम डिबेट भी कर सकते हो कि सर जो जुडिशियरी है वो काम कर रही है स्टेट के अंदर, प्रॉब्लम भी आ सकती हैं इसमें। तो हर एक चीज़ का क्रिटिसिज्म होता है। यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आगे पूछा जाएगा। तो जस्ट इन केस यू विल प्रिपेयर इन द फ्यूचर, तो बी रेडी फॉर दैट, है ना। तो तब देखना, अभी आप वनडे एग्ज़ाम वगैरह के लिए पढ़ रहे हो तो CDS VDS UP PCS SSC SSC जो भी एग्ज़ाम है तुम आराम से जो है आंसर कर पाओगे। तुमको आर्टिकल 12 आई थिंक अब कभी नहीं बोलोगे कि आर्टिकल 12 का मतलब क्या होता है। आर्टिकल 12 इज द स्टेट का डिफिनीसन, है ना। नाउ लेट्स मूव टू द आर्टिकल नंबर 13। तो आर्टिकल 13 की जो मैं बात करता हूँ, आर्टिकल 13 की, आर्टिकल 13 क्या है। आर्टिकल 13 कहता है कि द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक्स अवे और एब्रिजेस द राइट्स कन्फर्ड बाय एनी लॉ मेड इन द कॉन्ट्रवेंशन ऑफ दिस क्लॉज। हैं सर क्या बोला आपने? देखो मैं लिखूंगा तो नहीं, मैं तुमको समझाऊंगा चीज़ों को। आर्टिकल 13 कहता है, वो पावर देता है, वो प्रोटेक्ट करता है कि अगर 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 ये हुआ कि जो स्टेट है उसने एक ऐसा कानून बना दिया, एक ऐसा लॉ बना दिया जो फंडामेंटल राइट को अगर वायलेट करता है, ब्रीच करता है, कॉन्ट्रवीन करता है, तो उसको नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा। नल एंड वॉइड। तो दिस इज अ पावर ऑफ द जुडिशियल रिव्यू। और यू कैन से द KBC केस जो हुआ था 13 वर्सेस 368 वाज द पावर ऑफ द पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट चाहता है कि मैं ऐसे ऐसे लॉज पास करता रहूँ, ऐसे ऐसे कानून बनाता जा रहा हूँ कि इनकी सबकी ऐसी की तैसी हो जाए और सारे इनके जो फंडामेंटल राइट हैं हम खा जाएं। समझ रहे हो? अब ये लॉ कौन कौन से नहीं बन सकते हैं, लॉ कौन कौन से नहीं बन सकते हैं, इसकी अगर मैं बात करूँ तो कोई ऑर्डिनेंस नहीं पास हो सकता है गवर्नर के द्वारा, है ना। कोई भी लॉ नहीं बन सकता है ना। कोई रूल नहीं बन सकता है, कोई रेगुलेशन नहीं आ सकती, कोई नोटिफिकेशन नहीं आ सकती, कोई कस्टम नहीं बनाया जा सकता, कोई, है ना। इतनी चीज़ बस बहुत है, इतनी चीज़ नहीं हो सकती इंडिया में जो तुम्हारे द्वारा फंडामेंटल राइट को वायलेट करे। अगर ऐसा किया तो कोर्ट तुमको नल एंड वॉइड कर देगा। तो सर आर्टिकल 13 ही तो सर जुडिशियल रिव्यू दे रहा है, मतलब यस, आर्टिकल 13 जुडिशियल रिव्यू प्रोवाइड कर रहा है कोर्ट को। कह रहा है कि कोर्ट इसको रिव्यू करेगा। ये तुमने लॉ पास करा है, तुमने जो रेगुलेशन पास किए हैं, तुमने जो लॉ बनाया है, तुमने जो नोटिफिकेशन कस्टम वस्टम बना के रखा है, इसका जुडिशियल रिव्यू होगा। और जब इसको कोर्ट देखेगा कि यार ये तुमने क्या बकवास कर रखा है, तब इसको बंद कर दिया जाएगा। तो सर जुडिशियल रिव्यू क्या इस आर्टिकल 13 में लिखा हुआ है? यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, हो सकता है कल CDS में पूछा जाए, CBPF में पूछा जाए, SSC भी पूछ ले, कुछ अता पता नहीं है, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू इज नॉट मेंशन्ड इन आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 में मेंशन नहीं है वर्ड, बट ये प्रोवाइड कर रहा है जुडिशियल रिव्यू।
क्योंकि जब केस हुआ था केशवानंदा भारती केस, तो वहाँ से बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन नाम की चीज़ निकल के आई थी। तो उसमें बोला गया था कि कोई भी बेसिक स्ट्रक्चर को टच नहीं करेगा। तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन इज अ पार्ट ऑफ द जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का पार्ट है जुडिशियल रिव्यू, कि वो तुम टच नहीं कर सकते। समझ रहे हो? तो जुडिशियल रिव्यू आया हमारे यूएस से है, हमारे यहाँ आया जो है यूएसएस से है, क्या कह रहा हूँ, आया यूएस से है, बट एक्सप्रेसिडली मेंशन्ड नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। आई होप दैट कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। सर क्वेश्चन इज़ दैट कि सर अगर मैं हाई कोर्ट चला जाऊँ या सर मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊँ, अगर मेरे फंडामेंटल राइट वायलेट हों, या लेट से कोई ऐसा लॉ पार्लियामेंट पास कर दे रहा है, आर्टिकल 226 से पावर दी गई है हाई कोर्ट कह रहा हूँ, हाई कोर्ट को, और आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है। ठीक है, दोनों को पावर दी है, दोनों में तुम जा सकते हो। तो क्वेश्चन आता है, लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट कैन बी रिव्यू बाई, क्वेश्चन इज हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, बोथ, नन। तो बोथ किससे दिया जा गया है पावर आवर, तो ये तुम देख लेना। तो आई होप दैट कि आपको आर्टिकल 13 समझ में आ गया होगा। अब तुम लक्ष्मीकांत उठा के पढ़ना, तुमको सब समझ में आ जाएगा जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आर्टिकल 14 की। आर्टिकल 14 की मैं बात करता हूँ। जब आर्टिकल 14 की बात करता हूँ तो इसमें बोला कि द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये क्या बोल दिया सर आपने? यहाँ पे दो चीज़ें बोली गई हैं अगर तुम इसका आर्टिकल पढ़ोगे। पहली चीज़ बोली गई है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। समझ नहीं आ रहा सर इसको मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, ये मेरा फ़ोन नंबर है 15 16 18 सब प्लस 2, 15 16 18 19 29 और 30। ठीक है, ये मेरा फ़ोन नंबर है, मैं खुद ही भूल जाता हूँ। ये जो तुम्हारे हैं ना, दीज आर अवेलेबल टू सिटीजन्स ऑफ इंडिया। ये केवल और केवल सिटीजन के लिए हैं, सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, रेस्ट फंडामेंटल राइट, रेस्ट ऑफ देम आर अवेलेबल टू पर्सन। तो पर्सन का मतलब होगा कि सिटीजन भी आएगा इसमें, सिटीजन एज वेल एज फॉरेनर्स। फॉरेनर भी आ सकता है इसमें, सिटीजन भी आ सकता है। कोई भी फंडामेंटल राइट एनिमी एलियन को नहीं दिया जाएगा। क्या बात कर रहे हो सर? एनिमी एलियन सर कौन? एनिमी एलियन जैसे ऑपरेशन युद्ध, हालांकि वो वॉर नहीं था, बट अगर वॉर चल रहा हो किसी कंट्री से, लेट्स से वॉर चल रहा है हमारा चाइना से, यूएस से, या कहीं से भी, और वहाँ का कोई भी इंसान हमारे देश में रह रहा है, उसको फंडामेंटल राइट नहीं दिए जाएंगे। ओके सर, इतनी बात समझ में आ गई। नाउ आर्टिकल 14 पढ़ोगे तो इसमें दो चीज़ पूछी गई हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। तो मैं बात करता हूँ सबसे पहले इक्वालिटी बिफोर लॉ। दो चीज़ों की बात करता है ना, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात कर लेता हूँ, है ना। तो जैसे अगर तुम जब इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करता हूँ मैं जब, तो ये इंग्लिश स्कूल से आया, पहली बात तो ये है ना। और इक्वालिटी, सॉरी मैंने क्या बोला, जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है ये ब्रिटिश स्कूल से आया है। ठीक है, इंग्लिश स्कूल से आई है एक चीज़, दिस इज समथिंग कॉल्ड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, है ना। तो मैं एक सेकंड में इसको लिख ही देता हूँ। ये है तुम्हारा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, ये चीज़ तुम्हारी आई है, ये चीज़, अरे भाई क्या है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, दिस कम्स फ्रॉम द अमेरिकन स्कूल, है ना, अमेरिकन स्कूल। और इक्वालिटी बिफोर लॉ की अगर जब मैं बात करता हूँ तो इक्वालिटी बिफोर लॉ इज केम फ्रॉम द ब्रिटिश स्कूल, ये ब्रिटिश स्कूल से आई है। अब मैं बात करता हूँ सबसे पहले इक्वालिटी बिफोर लॉ की। जब इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करता हूँ तो तुमको देखना चाहिए जो कानून होता है वो अंधा होता है ना।
अंधा होता है, उसके सामने सब बराबर हैं, उसके सामने बराबर है, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। दिस इज अ, ये एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, दिस इज अ नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। ठीक है सर। तो सर ये बात मुझे बताओ कि लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई एक्स वाई जेड पर्सन है, कोई ए बी सी पर्सन है, कानून दोनों के लिए समान है, कानून दोनों के लिए समान है। यहाँ पे ये नहीं देखा जाएगा कि तुम अमीर हो या तुम गरीब हो। ठीक है सर, समझ आ गया। अमेरिकन स्कूल आ गया, बोला कि नहीं देखो हम एक कॉन्सेप्ट लाते हैं, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। यू मस्ट बी गिवन द रिजनेबल डिस्क्रिमिनेशन फॉर द इक्वल इफेक्ट ऑफ लॉ। मतलब ये कि जैसे फॉर एग्जांपल जज के सामने तुम गए, है ना, सलमान खान है, लेट्स से दिस इज अ सलमान खान, दिस इज अ सलमान खान। सलमान खान जाता है जज के पास और इसने कार चढ़ा दी किसी पे, 200 आदमी मर गए। एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 200 जो लोग हैं वो मर गए, है ना, 200 लोग मर गए। जज बोला कि भैया एक काम कर, तू 2 लाख रुपए दे दे, 2 लाख रुपए दे दे और भाग जाए यहाँ से। सलमान कहता बस इतनी छोटी सी रकम, 2 लाख रुपए दे दिया और चला गया, है ना। ठीक है, कल तुमने जो है एक लोग को मार दिया गाड़ी से, तुम गए कोर्ट, जज बोला कि बेटा ऐसा काम कर कि 2 लाख रुपए दे दे, 2 लाख दे दे। आपने बोला सर मतलब 2 लाख रुपए तो नहीं हो पाएंगे, क्योंकि तुम एक क्या करते हो, तुम कुछ नहीं करते हो, लेट्स से, है ना, तुम्हारे पास कुछ काम ही नहीं है। तो यहाँ पे इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ होना चाहिए। सलमान खान के लिए 2 लाख रुपए की वैल्यू कुछ नहीं है, बट तुम्हारे लिए तो 2 लाख की वैल्यू है। तो यहाँ पे एक रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन देना चाहिए, ये अमेरिकन स्कूल कहता है। ये क्या कहता है? अमेरिकन स्कूल ये कहता है। आई होप दैट आपको ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसी को बोलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कोई अडल्ट है ना, जैसे वुमेन है, उसकी रक्षा के लिए कुछ लॉज बनाए गए, दहेज वहेज लोगे तुम फंस जाओगे बहुत बुरी तरीके से, ठीक है, रगड़ रगड़ के मारे जाओगे। तो प्रॉब्लम क्या है कि अगर अगर डाउरी वाला केस है, इफ़ देर इज़ अ डाउरी वाला केस, दहेज प्रथा लगेगी तुम्हारे ऊपर, मल्टीपल धाराओं में तुम फंस जाओगे, पूरी ज़िंदगी घूमते रहोगे। तो इसलिए इन सब चीज़ों से दूर रहना। नाउ ये वुमेन के लिए दिया गया है राइट, दिस इज वुमेन के लिए राइट है, समझ रहे हो, दिस इज औरतों के लिए, लड़कियों के लिए राइट दिया गया है। चिल्ड्रन की बोले हैं रक्षा करो, ठीक है, चिल्ड्रंस की रक्षा करिए, है ना, चिल्ड्रंस की रक्षा करिए। ये भी आर्टिकल 14 से आता है, आर्टिकल 14 से ही वुमेन की डाउरी वाली कॉन्सेप्ट भी आता है। तो स्पेशल लॉज बनाने पड़ेंगे तुमको, इसी चीज को बोला जाता है इन, लिख देता हूं, इंटेलिजिबल differencia, this is differencia, this is called the intelligible differencia। आई होप दैट आपको समझ में आ गया होगा। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ इज अ नेगेटिव कॉन्सेप्ट एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इज अ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ फोकस करता है तुम्हारा ग्रुप्स पे, एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ इज अ नेगेटिव कॉन्सेप्ट दैट फोकसेस ऑन इंडिविजुअल। एडल्ट को लेट्स से फॉर एग्जांपल मार दिया किसी ने, है ना, 362 लगेगी, मर्डर में अंदर चले जाओगे, काम तमाम हो जाएगा। 7 साल का कम बच्चा है, वो उठाता है बंदूक और मार देता है गलती से, कोई पनिशमेंट ही नहीं है ना, कोई पनिशमेंट नहीं है, क्योंकि बहुत छोटा है, समझ रहे हो। तो आर्टिकल 14 से ये सारी चीज़ें आती हैं। नाउ यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन भी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट है, गवर्नर है ना, इनको ये दीज आर पीपल जिनको कोई जवाबदारी नहीं है कोर्ट को, कोर्ट इनको उठा नहीं सकती। अगर सिविल प्रोसीडिंग है ना, तो 2 मंथ की नोटिस देना पड़ेगा। कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग है, आप उठा नहीं सकते जब तक सेशन वगैरह चल रहा है। कोई डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी नाम की एक चीज़ होती है, इसमें बोला जाता है कि जैसे फॉर एग्जांपल कल को तुम IAS ऑफिसर बन जाते हो और बाहर देश में चले जाते हो, तो वहाँ के लॉज अप्लाई नहीं होंगे। यहाँ पे जो IFS ऑफिसर बैठे हुए हैं किसी दूसरी कंट्री के, यानी कि जो उनको भी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी प्रोवाइडेड है ना। इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे कल, थोड़ा सा
इतना लंबा वीडियो नहीं बनाना है ना। कल हम जो आर्टिकल 15 वगैरह से भी पढ़ना चालू करेंगे, एक रिव्यू देना है ना। ये पेज मैं डाल दूंगा, या तो तुम इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना, और जिस इन केस यू हैव नो डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। इसी के साथ तुमको एक किताब पढ़ती रहनी है, दैट इज़ एम लक्ष्मीकांत। अगर तुम यूपीएससी वगैरह के लिए प्रिपरेशन करना चाह रहे हो, और अगर नहीं करना है तो फिर तुमको फिर लूसेंट वगैरह उठा लो, तुम वनडे एग्ज़ाम के लिए हो जाएगा तुम्हारा।